हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आपका स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसका हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। तो चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। ये इस टॉपिक की दूसरी वीडियो है, दूसरा पार्ट है। हमारा चैप्टर चल रहा था जनसंख्या संगठन। तो इसमें हम जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं, सेक्स कंपोजिशन, लिंग संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं, आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयु लिंग पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड के बारे में पढ़ चुके हैं। इन तीनों पिरामिड के बारे में हमने जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन। इसमें हम दो बातें और पढ़ेंगे, एक लिटरेसी साक्षरता और दूसरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्रिया कार्य व्यावसायिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा रह रहा था, वो हम पढ़ेंगे। मानव निवास की दो ऐसी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। मानव नगर में भी रहता है और गांव में भी रहता है। गांव के लोग अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, जबकि शहरों के लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, सेवा सेक्टर में या उत्पादन के अन्य कार्यों में कच्चे माल को तैयार माल में बदलने या सर्विसेज आदि के विषय में जो है वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी होती है। तो इसी वजह से दोनों की सामाजिक दिशाओं में भी काफ़ी हद तक जो है भिन्नता मिलती है, क्योंकि उनके ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक जो जीवन है उसमें आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, सामाजिक स्तर पर भी इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, तो उनके आयु लिंग संगठन की, व्यावसायिक संरचना की या जनसंख्या घनत्व की, तो इनके या विकास के स्तर की, इनमें अलग अलग सभी की पोजीशन है। नगर में ये सारी बातें अलग मिलेंगी, अलग किस्म की मिलेंगी, और गांवों में ये सारी बातें अलग किस्म की मिलेंगी। तो हम बात करते हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की पहचान कैसे की जाए। तो बहुत सारे देश हैं जो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की पहचान के अलग अलग मापदंड रखते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अधिकतर ग्रामीण लोगों की पहचान है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन, जो प्राकृतिक वस्तुओं से अंत क्रिया करके, प्राकृतिक ऑब्जेक्ट से अंत क्रिया करके अपनी आजीविका कमाते हैं। तो ग्राम के लोग ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये अधिकांश लोग गैर प्राथमिक क्रियाएं जैसे द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, इन क्रियाकलापों में संलग्न देखने को मिलेगी। द्वितीयक क्रियाकलाप वो होते हैं जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, और तृतीय क्रियाकलाप जो तैयार माल है, फैक्ट्रियों में तैयार हो गया, उस तैयार माल को कंज्यूमर तक, तो आम जनता तक उपयोग के लिए पहुंचाने का काम, जिसे हम सर्विसेज सेक्टर कह देते हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप जो उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो शहरों में इस प्रकार के व्यवसाय ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं मापदंडों से इन्हीं व्यवसायों के माध्यम से हम नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की अलग अलग पहचान करते हैं। अगर हम बात करें कनाडा, फिनलैंड, जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, इनके नगरीय और ग्रामीण लिंग संगठन की अगर हम बात करें तो आपको अफ्रीकी और एशियाई देशों जैसे कि जिम्बाब्वे और नेपाल है, इनके नगरीय और ग्रामीण लिंग अनुपात के बिल्कुल विपरीत मिलेगा। कहने का भाव है कनाडा और फिनलैंड जैसे देशों में शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं, और जबकि आपको अफ्रीकी और एशियाई देशों में गांवों में आपको पुरुषों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इनमें लिंग अनुपात में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। जबकि इंडिया में शहरों में लिंग अनुपात कम है और गांवों में ज़्यादा है। इसी तरीके से कनाडा में बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट मिलेगा। आगे अगर हम बात करें पश्चिमी देशों में
ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलेगी। तो सेम ही बात ये बता रहे हैं जो अपोजिट बता रहे थे। तो पश्चिमी देशों में स्त्रियों की संख्या गाँवों में ज़्यादा मिलेगी और जबकि पुरुषों की संख्या कम मिलेगी। और इसके विपरीत नगरीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। जबकि हमारे इन देशों में क्या है, स्थिति बिल्कुल इनके विपरीत है। हमारे यहाँ पर क्या है, नगरों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा मिलेगी और गाँवों में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। आगे अगर हम बात करें, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की संभावना अधिक होती है, इसीलिए लोग शहरों की तरफ आगमन करते हैं और महिलाओं का आगमन शहरों में कम होता है। और क्योंकि हमारी पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान समाज में जो व्यक्ति है, पुरुष व्यक्ति है, तो वही बाज़ार में या रोज़गार करने के लिए नगरों में प्रवास कर जाते हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में या पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ पर नगरों में महिलाओं की अधिकता देखने को मिलेगी, क्योंकि हार्ड वर्क जो है वो ज़्यादा गांव में होता है, इसलिए गांव में पुरुषों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। और सॉफ्ट वर्क जो है, जैसे कागजी कारोबार है, तो वो आपको शहरों में ज़्यादा देखने को मिलेगा और वो महिलाएं करती हैं। तो इस तरीके से एशिया में एक पुरुष प्रधान प्रवास का प्रमुख कारण है जो लिंग अनुपात को पुरुषों के अनुकूल या प्रतिकूल करता है। आगे अगर हम बात करें, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कि महिलाओं की सहभागिता दर जो है काफ़ी ऊंची है। गाँव में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं पुरुषों की अपेक्षा, और जबकि जिसकी वजह से नगरों में आवास की कमी और रहन सहन की उच्च लागत और रोज़गार के कम अवसर, ये सब जो है महिलाओं को देखने वहाँ शहरों में कम मिलते हैं। चाहे रोज़गार के अवसर हों या रहन सहन की उच्च दिशाओं में रहना हो, तो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो गांव में ही रहती हैं और वो प्रवास नगरों की तरफ नहीं करती। इस तरह से आर्थिक और सामाजिक दोनों कारणों की वजह से महिलाएं शहरों में कम जाती हैं या कम प्रवास करती हैं। पहला कारण तो यही है कि वहाँ पर महिलाओं को एक रहने लायक एक अनुकूल एरिया नहीं मिल पाता, रहन सहन की काफ़ी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा शहरों की तरफ कम प्रस्थान करती हैं। आगे अगर हम बात करें लिटरेसी की, साक्षरता की, तो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है या किसी विशेष कॉम्प्लेक्स स्थिति को समझने की योग्यता है, तो ऐसी व्यक्ति की इन गुणों को हम साक्षर कहेंगे या ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कहेंगे। तो यहाँ पर दिखा रखा है, व्यक्ति के पढ़ने, लिखने और समझने की विशेष योग्यता को साक्षरता कहा जाता है या साक्षर कहा जाता है। तो किसी भी समाज के लिए अगर पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ पर ज़्यादा हैं तो वो उसके विकास की एक मेन रीड माना जाता है। सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक एजुकेशन को माना जाता है, क्योंकि इससे जो है व्यक्तियों के रहन सहन, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें, या अन्य प्रकार की सुविधाएं और नागरिकों को सरकार की नीतियों का पता चलता है, तो जिससे एक प्रकार से विकसित या अपने आप को विकसित करने के अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एक साक्षर व्यक्ति बहुत ही जल्दी से चीज़ों को समझ लेता है और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जबकि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति उन बातों को इतनी से तेज़ी से समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो पिछड़ जाता है। तो साक्षर और अनपढ़ व्यक्ति में देखिए, अनपढ़ व्यक्ति कोई बुरा आदमी नहीं है, वो ही अच्छा आदमी हो सकता है। सिर्फ अंतर क्या है, वस्तुओं को समझने में और उनका उपयोग करने में अनपढ़ व्यक्ति देरी कर सकता है। तो इसलिए साक्षर होना एक बहुत ही अच्छी उपलब्धता है जो हम आपके सामाजिक और आर्थिक जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जा सकती है। आर्थिक विकास की का स्तर और साक्षरता के परिणाम और कारण दोनों ही हैं। आर्थिक विकास का स्तर अगर हमने देखना है तो उस देश के या उस क्षेत्र के लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो हमें काफ़ी हद तक बता देगा, क्योंकि लिटरेसी रेट अगर हाई होगा तो उस क्षेत्र का विकास भी ऊंचा मिलेगा, और लिटरेसी रेट अगर लो है या तो उसकी वजह से उस क्षेत्र का विकास स्तर भी नीचा देखने को मिलेगा। भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को जो
पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या स्थितियों को समझ सकते हैं या अंकगणितीय परिकल्पनाएं करने के योग्य है को साक्षर कहा जाता है। तो भारत में ये ऐसे काउंट किया जाता है 7 वर्ष से ऊपर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जिनका इनमें आंसर नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश में साक्षर जनसंख्या का अधिक अनुपात मिलता है? तो ये आपको मिलेगा नॉर्वे में। और भारत की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में केरला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया था। आगे अगर हम बात करें व्यावसायिक संरचना की, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो व्यावसायिक संरचना वगैरह हम जब देखते हैं तो इसमें हमें 2 प्रकार के लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक वो जो कार्यशील जनसंख्या, जो 15 टू 59 वर्ष के बीच के जितने भी लोग हैं वो इस वर्ग में आते हैं, कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। तो जो किसी प्रकार के उत्पादन कार्य में हिस्सा लेते हैं तो ऐसी जनसंख्या को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और दूसरे प्रकार की जनसंख्या होती है आश्रित जनसंख्या, जो किसी प्रकार का कार्य नहीं करते और कार्यशील जनसंख्या के ऊपर आश्रित होते हैं। इसमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और बूढ़े जो 60 साल से अधिक आयु के हैं, तो वो सारे के सारे आश्रित जनसंख्या में उनको काउंट करते हैं। तो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के से हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है कार्यशील जनसंख्या, दूसरी है आश्रित जनसंख्या। तो जो कार्यशील जनसंख्या है ये, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की संख्या को काउंट किया जाएगा। जो कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक संरचना, परिवहन सेवाओं, अन्य प्रकार के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहे होंगे, तो ऐसी जनसंख्या को हम कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। आगे अगर हम बात करें व्यावसायिक संरचना का वर्गीकरण, तो व्यावसायिक संरचना का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय और चतुर्थक क्रियाकलापों में काउंट कर सकते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप जो जैसे कि प्राकृतिक फीचरों से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन। तो कहीं ना कहीं ये सारे इनमें एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं। कृषि भी हमें अगर देखा जाए तो एक प्राकृतिक पौधे को हम पाल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम मत्स्य की बात करें तो हम मछली को भी प्राकृतिक रूप से पाल रहे हैं। खनन की बात करें तो खनन भी एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ को खोद कर हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये प्राकृतिक तत्वों के साथ अंतक्रिया करके उत्पादन किया जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इसके अलावा विनिर्माण को हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं, जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। और आगे हम अगर हम बात करें व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं, ये सारी तृतीय क्रियाकलाप में आएंगी और ये इन्हें सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। ये सारे सेवा सेक्टर हैं। इसके अलावा अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास, ये चौथा क्रियाकलाप है जो भिन्न प्रकार के लोगों तक पहुंचाने वाली सेवाओं को ऑरिजिनेट करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के व्यावसायिक स्ट्रक्चर हैं। इसे हम कहेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। यहाँ अगर हम बात करें व्यावसायिक संरचना के बारे में, हम क्यों पढ़ रहे हैं या इसकी क्या विशेषता है। देखिए, जब भी हम व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो उससे हमें उस देश के विकास के स्तर का अनुमान पता चलता है। हाँ, और ये भी पता चलता है उस विशेष क्षेत्र या देश की जनसंख्या किन कार्यों में संलग्न है, और आने वाले समय में उनको अन्य जॉब या जनसंख्या बढ़ती है या कम होती है। अब बढ़ती है तो और जॉब चाहिए तो किस क्षेत्र से मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो इस तरीके से व्यावसायिक संरचना के बारे में जानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए। और अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में आपको देखने को मिलेगी, या ये कह सकते हो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी अर्थव्यवस्था का स्तर नीचे का नीचे ही रहा है। तो उसके लिए हम जो है नए प्रकार के संसाधनों की खोज करके उस क्षेत्र की डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, विकास तो तभी होगा जब हम संपूर्ण क्षेत्र का विकास करेंगे। तो या एक क्षेत्र की अगर हम भी बात करें तो उसे हम विकास नहीं कहेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा होता है। तो मिलते हैं
आगे वाले एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।